हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पावर सप्लाई के बारे में। जो इंडियन रेलवे में आईपीएस में पावर सप्लाई रहती है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे साथियों। जैसा कि हम जानते हैं बैटरी के बारे में, पावर सप्लाई में क्या क्या रहता है वो तो सब हमको पता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे साथियों। बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए एकदम बेसिक सवाल है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं साथियों? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। डिस्चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है साथियों? 1180 होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कौन बनाता है? तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों। जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो एसी को क्या बना देता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। सिग्नल ट्रांसफार्मर क्या करता है? सिग्नल ट्रांसफार्मर जो हमारा लगा रहता है वो 230 एसी को किस में चेंज करता है साथियों? 230 एसी को चेंज करके हमको क्या देता है? 110 एसी प्रदान करता है। यानी 230 एसी को हमको 110 एसी प्रदान करता है। अब यहाँ पर कह रहा है एसी वोल्टेज को डीसी कौन बनाता है? अभी एक क्वेश्चन आ गया था, उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम रेक्टिफायर कहेंगे। वोल्टेज को रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट जो करता है वो हमारा रेक्टिफायर हमारा जो है रेगुलेट करता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। सर्ज वोल्टेज की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो एसपीडी जो हमारे लगा रहता है आईपीएस में वो सर्ज वोल्टेज की सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज, एमसीबी, पीपीटीसी, इसके विकल्प में कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। हमको विकल्प के अनुसार क्या लगाना है? एसपीडी लगाएंगे। एसपीडी में जो आईपीएस में लगा रहता है वो कॉपर वायर की अर्थिंग जो हम करते हैं कम से कम 16 स्क्वायर mm की हमको चाहिए। एसपीडी बॉक्स में आईपीएस में जो एसपीडी टाइप जो हमारा रहता है वो बी टाइप की रहता है। क्या साथियों लिखेंगे? वो टाइप हमारा बी टाइप की रहता है। तो आईपीएस में बी टाइप का, और जो हमारे छत के ऊपर लगा रहता है उसको हम लोग ए टाइप बोलते हैं। आईपीएस का लोड करंट अगर 25 एम्पियर में दिया है तो 110 वोल्ट की का सेट हमको तैयार करने के लिए 200 या 300 एच का हमको बैटरी का प्रयोग करना पड़ेगा। आईपीएस का रथ रजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो साथियों अगर हमारा ईआई लग गया तो हम लोग ईआई में ही कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन कम से कम 10 ओम से कम होना चाहिए। ये जो है इसका पैरामीटर है, 10 ओम से कम होना चाहिए। लेकिन ईआई में हम लगा दिए हैं तो 1 ओम से कम ही रहता है। सेकेंडरी सेल का जो केमिकल होता है पॉजिटिव प्लेट पर क्या होता है? तो पॉजिटिव प्लेट पर साथियों PbO2 लेड ऑक्साइड हमारा पॉजिटिव प्लेट पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आईपीएस का अर्थ रेजिस्टेंस कितने ओम से कम नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर हम जो पढ़े थे पीछे वही का रिपीटेड है, 10 ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी तो एग्जाम में हमको पढ़ाया जाता है कि 2 ओम 3 ओम इस तरह 2 ओम का ही बताया जाता है, लेकिन अभी जो किताब में दिया साथियों इस किताब के अनुसार हम 10 ओम ही समझते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी, क्योंकि पहले जो हमारा आईपीएस में साथियों लगा रहता था वो कन्वेंशनल टाइप का रहता था, तो उसमें हम लोग कन्वेंशनल में क्या मानते थे? 10 ओम ही मानते थे। लेकिन अगर ईआई अब लग गया है तो ईआई में लेस यानी 1 ओम से कम ही होना चाहिए। तो लेस देन 1 ओम होना चाहिए। सेकेंडरी बैटरी केमिकल में यानी पॉजिटिव प्लेट में, इसको भी हम दोहरा चुके हैं और ये भी हो चुका है। यानी 300 AH की बैटरी, यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पर कहा जाएगा 300 AH की बैटरी कम से कम कितने स्क्वायर mm कॉपर का प्रयोग करते हैं? तो 25 स्क्वायर mm कॉपर का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब मोटर पॉइंट की बात करते हैं साथियों। मोटर पॉइंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं? जैसे सीमेंस का 1 क्लास मोटर पॉइंट को एसी एमनाइज क्षमता की बात करेंगे साथियों, 160 वोल्ट एसी एमनाइज रहती है। 160 वोल्ट एसी एमनाइज रहती है। तो यही 160 वोल्ट का एसी एमनाइज
की क्षमता से ही हम मोटर पॉइंट को देख सकते हैं कितना दूरी पर हम लगा सकते हैं। तो ये 160 वोल्ट इम्यूनाइजेशन से ही हम लोग डिस्टेंस ऑफ मोटर पॉइंट को इंस्टॉलेशन करते हैं कि 160 वोल्ट से ज़्यादा जो है इंड्यूस वोल्टेज ना होने पाए। सीमेंस बी क्लास की बात करेंगे तो एसी इम्यूनाइज सीमेंस बी क्लास में 300 वोल्ट तक है और सी क्लास मोटर के एसी इम्यूनाइज में भी 300 भी दिया गया है। तो इस तरह आईआरएस में हम देखेंगे, आईआरएस का जो हमारा दिया गया मोटर पॉइंट में वो 160 वोल्ट ही है। आईआरएस में कितना साथियों, 160 वोल्ट ही है। अब कुछ फ्रिक्शन क्लच के बारे में जैसे देखते हैं, मोटर पॉइंट को मैकेनिकली ओवरलोड होने पर सुरक्षा कौन प्रदान करता है। वो फ्रिक्शन क्लच क्या होता है, हमारा फ्री हो जाता है, यानी मोटर से लोड हट जाता है। तो फ्रिक्शन क्लच क्या काम करता है, मोटर से लोड की सुरक्षा करता है। अब पॉइंट की स्लीपिंग करंट और नॉर्मल वर्किंग करंट कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्लीपिंग करंट और नॉर्मल वर्किंग करंट कम से कम कितना ज़्यादा होना चाहिए, यानी 0.05 से ज़्यादा ही होना चाहिए। दोनों का डिफरेंट दे रहा है। ब्रॉड गेज में समानता पॉइंट की ओपनिंग कितनी होती है, 115 mm। 115 mm नॉर्मल पॉइंट की बात यहाँ पर हो रही है। अगर थिक वेव की बात होगी तो 160 हो जाएगा, यानी 160 mm होती है। समान मोटर पॉइंट की चाल कितनी होती है, समान मोटर पॉइंट की चाल कितनी होती है, यहाँ पर इसको हम देख ही लेते हैं साथियों। समान मोटर पॉइंट की चाल 143 mm होती है। तो ये समान मोटर की चाल हमारी प्राप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं, थिक वेव की चाल हम देखेंगे साथियों। तो थिक वेव में क्या क्या है, थिक वेव में हम देखेंगे 220 हमारी चाल, यानी 220 mm की चाल हमारी होती है। पॉइंट गेज की पूर्ण लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पर इसको जरूर ध्यान रखना, ये पॉइंट गेज की बात करता है। पॉइंट गेज की संपूर्ण लंबाई जो होती है 150 mm होती है। पॉइंट नॉर्मल सेट और लॉक होने पर पॉइंट मशीन में क्या क्या कांटेक्ट बनते हैं, तो उसके नॉर्मल में अगर सेट है तो हमारा एनडी बनेगा और एनडी के जस्ट यानी एनडी और आरसी बनेगा। पॉइंट अगर रिवर्स में सेट है लॉक है तब हमारा आरडी बनेगा और एनसी बनेगा। पॉइंट को सेट और अनलॉक होने में पॉइंट मशीन के कौन कौन से कांटेक्ट बनेंगे, अगर पॉइंट मशीन नॉर्मल अनलॉक है तो एनसी और आरसी दोनों बने रहेंगे। इस तरह हम जो है इसको समझ सकते हैं। एकदम बेसिक सवाल से है जिसको आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा याद हो जाएगा। पॉइंट गियर असेंबली में हम लोग एक ओयल डालते हैं SA30, जिसको नाम वो SAE 30 का हम लोग ओयल का प्रयोग करते हैं। IRS पॉइंट मशीन में लॉकिंग स्लाइड कितनी होती है, तो लॉक स्लाइड 2 होती है। और सीमेंट पॉइंट मशीन में लॉक स्लाइड कितनी होती है, 1 लॉक स्लाइड होती है। आगे देखेंगे यहाँ पर साथियों, अधिकारियों को हम लोग जो बीट टेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट कराते हैं तब कितने mm की बीट लगाते हैं, 5 mm की हम लोग बीट लगाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट 5 mm की बीट से किया जाता है। पॉइंट मशीन का कार्यकारी वोल्टेज यानी वर्किंग वोल्टेज हमारा 110 वोल्ट DC से होता है। अगर 1.6 mm ऑब्स्ट्रक्शन पे पॉइंट को क्या होना चाहिए, इसको आप ध्यान करिए। 1.6 mm की अगर हम बीट लगा देते हैं तो उस कहानी पर क्या होना चाहिए पॉइंट का, तो वहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सेट लॉक व डिटेक्शन सभी आ जाने चाहिए। 1.6 में सभी चीज़ें हो जाना चाहिए। ये कुछ कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस हैं, जस्ट टू मेक की बात होने लगती है कभी कभी। 3.2 mm ऑब्स्ट्रक्शन पे पॉइंट को क्या होना चाहिए, यानी डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। लॉक तो हो जाए बच्चों, लेकिन उसका इंडिकेशन जस्ट टू मेक हो यानी बना नहीं होना चाहिए, यानी डिटेक्ट। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखेंगे तो उसमें हम विकल्प में जाएंगे, डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। 5 mm पे पॉइंट को क्या होना चाहिए, ना लॉक होना चाहिए ना इंडिकेशन यानी डिटेक्ट होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, न सेट लॉक डिटेक्ट, सेट लॉक या सिर्फ लॉक, यानी तीनों को भी 0.5 mm में नहीं होना चाहिए। इस तरह हम इसको पॉइंट मशीन के बारे में बेसिक बातें समझ सकते हैं।
अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आजकल हमारे यहाँ प्रयोग में आ रही है साथियों, इसको बेसिक चीज़ को हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग की बात करेंगे साथियों। इन एन्साल्डो मेक का माइक्रोलॉक सेकंड है, EI का प्रत्येक ईच वाइटल इनपुट PCB जो लगा रहता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसकी कैपेसिटी साथियों 16 इनपुट की होती है। अब MLK सेकंड का EI का नॉन वाइटल PCB की हम बात करेंगे साथियों, तो नॉन वाइटल PCB कितने की होती है, 32 इनपुट और 32 आउटपुट की होती है। ये सब बेसिक इंटरलॉकिंग की है, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। अब नॉन वाइटल इनपुट में EI के लिए क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। नॉन वाइटल इनपुट EI के लिए क्या रहेगा, पैनल का पुश बटन रहेगा एंड की डिटेक्शन, यानी जो की का डिटेक्शन है, ये सब हमारा जो है नॉन वाइटल इनपुट कहलाएगा। और वाइटल इनपुट क्या क्या हो जाएगा, वाइटल इनपुट हमारा हो जाएगा ट्रैक सर्किट, पॉइंट डिटेक्शन, ये सब हमारे जो है वाइटल इनपुट हो जाएंगे। तो कोई कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। VOCR रिले के कितने कांटेक्ट होते हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर साथियों। तो 6 फ्रंट 6 बैक डिपेंडेंट कांटेक्ट, इसको डिपेंडेंट कांटेक्ट हम बोलेंगे। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या क्या पढ़ना है हमको माइक्रोलॉक में, VOCR जो रिले रेटेड करंट जो होता है वो कितना होता है, तो रेटेड करंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो रेटेड करंट जो उसका होता है 30 मिली एम्पियर रेटेड करंट है, लेकिन मैक्सिमम जो उसकी करंट क्षमता है वो 3 एम्पियर तक करंट की क्षमता को वो जो सह सकता है। तो इस तरह हम यहाँ पर मैक्सिमम करंट पूछेगा 3 एम्पियर तक, लेकिन रेटेड करंट पूछेगा तो 30 मिली एम्पियर तक हम इसको कह सकते हैं। अब हम साथियों देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर जो लगा रहता है माइक्रो कार्ड में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेट्रोला 68332। इसको याद करिए, ये मेट्रोला का हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है 68332, इसका हम प्रयोग करते हैं। इन द कार्ड फाइल पावर सप्लाई PCB प्लेस्ड, पावर सप्लाई का कार्ड कहाँ लगा रहता है उसकी हम बात करेंगे। तो पावर सप्लाई का कार्ड जो लगा रहता है स्लॉट नंबर 16 एंड 17 पे PCB हमारा लगा रहता है। मिनिमम स्टार्टअप वोल्टेज फॉर MLK सेकंड एंड साल्डो मेक में मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम वोल्टेज उसको स्टार्टअप होने के लिए 11.5 वोल्ट तक DC होना चाहिए, तब इतने वोल्टेज से हमारा EI जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी 11.5 वोल्ट DC से कम नहीं होना चाहिए। इन द कार्ड फाइल द CPU PCB इज प्लेस्ड, CPU की PCB कहाँ प्लेस्ड रहती है इसको हम देखेंगे साथियों। तो स्लॉट नंबर 18 और 19 में हमारा CPU की PCB पावर कार्ड जो है रहता है, 18 और 19 नंबर पे रहता है। फ्रीक्वेंसी आप CPS सिग्नल माइक्रोलॉक जो CPS क्लियर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज होती है। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चंस हैं जिसको हम समझ सकते हैं। अब साथियों इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग में TPR क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग में TPR जो हमारे होते हैं वाइटल इनपुट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे साथियों, TPR हमारे वाइटल इनपुट कहलाएंगे। कभी कभी एग्जाम में इस तरह कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो TPR हमारा क्या है, वाइटल इनपुट है। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल की बात करेंगे इंटरलॉकिंग में, तो सेफ्टी का जो हमारा लेवल है EI का वो सील नंबर 4 में सेफ्टी को प्रदान किया गया है, जिसको लगभग हम समझ लें कि 10 टू पावर माइनस 4 का मतलब 6 या 7, मतलब इससे भी कम मतलब क्षमता मतलब गलती होने की चांसेस रहता है, यानी बहुत ज़्यादा निगेटिव अर्थात समझे कि गलत होने की शंका बिल्कुल भी नहीं होती है। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, अगर हम ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का प्रयोग कर दें इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग में, वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल केबल कैन बी रिप्लेस विथ OFC। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑब्जेक्ट कंट्रोलर लगा दें तो हमको सिग्नलिंग केबल में क्या बदल सकते हैं, तो मेन केबल को हम जो है हटा करके वहाँ पर OFC का प्रयोग
कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट कंट्रोलर लगा देंगे तो मेन केबल से हमको झंझट समाप्त हो जाएगा, यानी हर जगह वो एफसी से कार्य करने लगेगा। अगर ईआई में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर जो ईच स्टेशन का रहता है और दूसरे स्टेशन का रहता है, वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन बोलते हैं। हर स्टेशन का एप्लीकेशन अलग अलग होता है, डिफरेंट स्टेशन, यानी हर स्टेशन का अलग अलग होता है। ये पढ़ने के बाद जो है हमको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ईआई के बारे में हम कुछ जानकारी रखते हैं। साथियों, इसमें हम देखेंगे इन ईआई वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कॉमन टू ऑल ईआई। सभी ईआईओ में एक कॉमन सॉफ्टवेयर रहता है। उस सॉफ्टवेयर जो कंपनी बना के देती है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब इसमें कह रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर इज पर टेबल कंट्रोल स्पेसिफिक स्टेशन। अगर एक विशेष स्टेशन का कंट्रोल चार्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब हर स्टेशन का जो चार्ट मतलब स्टेशन का जो कंट्रोल टेबल बनेगा उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलेंगे। इंसाल्डो मेक का जो एमएल के सेकंड ईआई जो रहता है वो मेक किसके किया गया है, किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। उसको हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम बोलेंगे। इंसाल्डो मेक एमएल के सेकंड ईआई क्या है? सिंगल प्रोसेसर सिस्टम बोलेंगे। इन इंसाल्डो मेक एमएल के सेकंड ईआई अवॉइड इंसर्टेशन रॉन्ग टाइप ऑफ बोर्ड कार्ड फाइल वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड। कहने का मतलब कि कोई दूसरे कार्ड को दूसरे कार्ड में हम डालने के लिए रॉन्ग टाइप बोर्ड को नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? उसके लिए व्यवस्था है केइंग प्लग का व्यवस्था उसमें किया गया है। ये केइंग प्लग होने से जो है उसमें दूसरा कार्ड आप नहीं डाल सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं साथियों, इंसाल्डो ईआई मेक में अवॉइड इंसर्टिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ बोर्ड। दूसरे बोर्ड से बचने के लिए एक दूसरा बोर्ड उसमें ना लगे। इसको तो हम देख चुके हैं क्या होता है, कीइंग प्लग होता है। इसको तो हम पढ़ चुके हैं। अर्थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ईआई इंटरलॉकिंग में कौन सा ऐसा ईआई जिसमें अर्थिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है? तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मेक का जो ईआई है उसमें अर्थिंग का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर साथियों, आपको अगर हमारी जानकारी से कुछ फ़ायदा हुआ तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।